हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पॉलिटिकल साइंस विद पीएस। आई एम पूजा और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्लेटोज थ्योरी ऑफ एजुकेशन। इस सीरीज़ में हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में सबसे पहले प्लेटो की थ्योरीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने प्लेटो के आइडियल स्टेट और थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और अब हम प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्लेटोज थ्योरी ऑफ एजुकेशन, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। प्लेटो का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है द रिपब्लिक और रिपब्लिक में ही शिक्षा के संबंध में प्लेटो ने विस्तार से लिखा है। रूसो का तो यहाँ तक कहना है कि रिपब्लिक राजनीति शास्त्र पर नहीं बल्कि शिक्षा पर लिखा गया सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है। बार्कर के शब्दों में शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है। इसलिए जो प्लेटो का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है रिपब्लिक, उसमें शिक्षा के संबंध में सारी बातें दी गई हैं। इसलिए रिपब्लिक को राजनीति शास्त्र का नहीं बल्कि शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है। प्लेटो के समय में दो प्रकार की शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी, एक तो एथेंस की शिक्षा पद्धति और दूसरी स्पार्टा की शिक्षा पद्धति। जब प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना का निर्माण किया तो इन दोनों शिक्षा पद्धतियों को ध्यान में रखकर, इनके गुण और दोषों को ध्यान में रखकर ही अपनी शिक्षा का सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादन किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं एथेंस की शिक्षा व्यवस्था। एथेंस के टाइम में कैसी शिक्षा व्यवस्था प्रचलित थी। एथेंस में शिक्षा परिवार का उत्तरदायित्व था, उस पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं था। शिक्षा का पूरा उत्तरदायित्व परिवार ही उठाता था, राज्य उस पर कोई भी नियंत्रण नहीं रखता था। और एथेंस में पाठ्यक्रम 3 भागों में बटा हुआ था। सबसे पहला प्राथमिक शिक्षा जो 6 से 14 वर्ष तक दी जाती थी। इसमें पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, प्राचीन कवियों का साहित्य, संगीत और व्यायाम सिखाया जाता था। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा जो 14 से 18 वर्ष तक दी जाती थी। इसमें अलंकार शास्त्र, भाषण कला और राजनीति की शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद है सैनिक शिक्षा जो कि 18 से 20 वर्ष तक के बच्चों को दी जाती थी। सैनिक शिक्षा के बाद ही व्यक्ति को पूर्ण नागरिक अधिकार मिलते थे। एथेंस की शिक्षा पद्धति व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास के लिए उपयुक्त थी। लेकिन एथेंस की शिक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा दोष ये था कि इसमें शिक्षा देना राज्य का नहीं बल्कि परिवार का उत्तरदायित्व था। राज्य का उस पर कोई नियंत्रण नहीं था। यही एथेंस की शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष था। इसके बाद है स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था। स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था में जो शिक्षा पद्धति है वो राज्य द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित थी। एथेंस में राज्य का कोई नियंत्रण नहीं था, लेकिन स्पार्टा में शिक्षा पर राज्य का ही नियंत्रण था। वह पूरी तरह राज्य द्वारा नियंत्रित थी। शिक्षा परिवार का उत्तरदायित्व न होकर राज्य का अपना उत्तरदायित्व था। बच्चे 7 साल तक तो अपनी माता के पास रहते थे और 7 वर्ष के बाद बच्चों को राज्य अपने नियंत्रण में ले लेता था। राज्य में सैनिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाता था। स्त्रियों के लिए भी शारीरिक शिक्षा जरूरी थी। स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली का पाठ्यक्रम भी संकुचित और एकांगी था क्योंकि इसमें सैनिक शिक्षा ही दी जाती थी। इसमें साहित्यिक शिक्षा की उपेक्षा की गई थी, इसलिए स्पार्टा की अधिकांश जनता को साहित्य का कोई ज्ञान ही नहीं था। स्पार्टा में शारीरिक विकास तो हो सकता था लेकिन वहाँ मानसिक और बौद्धिक विकास नहीं हो सकता था। यही इसका सबसे बड़ा दोष था। तो स्पार्टा की जो शिक्षा व्यवस्था है उसका सबसे बड़ा दोष ये था कि इसमें मानसिक और बौद्धिक विकास नहीं हो सकता था, केवल शारीरिक विकास को ही प्राथमिकता दी गई थी। तो इस प्रकार एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था में दोष आ गए थे, जिसकी वजह से प्लेटो ने इन दोनों को अस्वीकार कर दिया और इन दोनों के गुण और दोषों को ध्यान में रखकर अपना शिक्षा का सिद्धांत दिया। प्लेटो ने शिक्षा को जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया बताया है। प्लेटो की शिक्षा योजना 2 भागों में बटी हुई है, प्रारंभिक शिक्षा और उच्चतरीय शिक्षा। सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा में प्लेटो प्रारंभिक शिक्षा को 3 भागों में बांटता है। प्रारंभिक 6 वर्ष की शिक्षा। प्रारंभिक 6 वर्ष की शिक्षा में जन्म से 6 वर्ष की बच्चे शामिल हैं इसमें। इस दौरान बालक को छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से नैतिक और धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। 6 साल के बच्चे को कहानियों के माध्यम से
शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद 6 से 18 वर्ष तक की शिक्षा, इसमें किशोरों के लिए व्यायाम और संगीत की शिक्षा शामिल थी। व्यायाम, प्लेटो का ये उद्देश्य था कि व्यायाम द्वारा ही विद्यार्थियों को हृष्टपुष्ट बनाकर और रोगमुक्त रखा जाए। इसमें केवल शारीरिक कसरत ही नहीं बल्कि ऐसे शरीर का निर्माण करना है जिसमें स्वस्थ और शुद्ध मन तथा साहस, धैर्य और वीरता जैसे गुणों का विकास हो, इसलिए व्यायाम बहुत जरूरी था। दूसरा, संगीत को मन की शिक्षा के लिए अनिवार्य माना। जैसे व्यायाम शरीर की शिक्षा के लिए यानी शरीर को हष्टपुष्ट रखने के लिए आवश्यक है, उसी तरह संगीत मन को खुश रखने के लिए आवश्यक है। संगीत भावनाओं और मस्तिष्क की शक्तियों को जगाता है, इसलिए उन्होंने संगीत को और कला साहित्य को महत्व दिया। प्लेटो संगीत के अंतर्गत चरित्र पर बुरा प्रभाव डालने वाले कला और साहित्य पर प्रतिबंध लगाता है। ऐसा कला या साहित्य जिससे चरित्र पर बुरा असर पड़ता है, उस पर प्लेटो ने प्रतिबंध लगाया है। तो 6 से 18 वर्ष तक की शिक्षा में व्यायाम और संगीत शामिल था। उसके बाद 18 से 20 वर्ष तक की शिक्षा, 2 साल की शिक्षा थी ये 18 से लेकर 20 वर्ष तक। इसमें सैनिक शिक्षा दी जाती थी। इसमें विद्यार्थियों में साहस, आत्मनियंत्रण और अनुशासन की प्रवृत्ति बढ़ेगी और वे राज्य की रक्षा करने के योग्य बनेंगे। सैनिक शिक्षा के बाद विद्यार्थी राज्य की रक्षा करने के योग्य हो जाएंगे। ये थी प्राथमिक शिक्षा। उसके बाद दूसरी है उच्च स्तरीय शिक्षा। प्लेटो ने उन विद्यार्थियों के लिए जो प्राथमिक स्तर पर प्रतिभावान होते हैं उच्च शिक्षा का प्रावधान किया है। जो प्राथमिक शिक्षा में सफल हो जाते हैं उनके लिए फिर उच्च स्तरीय शिक्षा है। प्लेटो ने उच्च स्तरीय शिक्षा को 2 भागों में बांटा है। 20 से 30 वर्ष तक की आयु के लिए शिक्षा। प्लेटो ने इस वर्ग में विद्यार्थियों के लिए 4 विषय अंक गणित, रेखा गणित, ज्योतिष शास्त्र और स्वर विद्या को स्थान दिया है। प्लेटो ने सबसे अधिक महत्व अंक गणित को दिया है। उसके बाद 30 से 35 वर्ष तक की आयु के लिए शिक्षा है। 20 से 30 वर्ष के बाद एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और जो उसमें पास होगा उन गिने चुने विद्यार्थियों को ही 30 से 35 वर्ष की आयु में द्वंद्व और दर्शन की शिक्षा दी जाएगी। द्वंद्व और दर्शन की शिक्षा। प्लेटो ने द्वंद्वात्मकता को गणित से भी बढ़कर माना है। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ज्ञान होना जरूरी है, इसलिए 30 से 35 वर्ष तक की शिक्षा में प्लेटो ने द्वंद्व और दर्शन की शिक्षा को शामिल किया है। प्लेटो का कहना है कि व्यवहारिक ज्ञान के बिना सैद्धांतिक ज्ञान व्यर्थ है और सैद्धांतिक ज्ञान के बिना व्यवहारिक ज्ञान अंधा। इसलिए सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान दोनों ही आवश्यक हैं। इसलिए प्लेटो ने आगामी 15 वर्षों तक जीवन की पाठशाला में कठिनाइयां झेल कर व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था की है। 35 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद 15 वर्ष तक व्यवहारिक शिक्षा दी जाएगी। प्लेटो का मानना है कि 50 वर्ष की आयु में ही दार्शनिक शासक बनने की प्रक्रिया पूरी होती है। 35 वर्ष तक सैद्धांतिक शिक्षा और उसके बाद 15 वर्ष तक यानी 15 साल तक और आगे 50 वर्ष तक व्यवहारिक शिक्षा दी जाएगी और व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही दार्शनिक शासक बनने की प्रक्रिया पूरी होती है और उसे शासक वर्ग में शामिल कर लिया जाता है। जो भी विद्यार्थी, जो भी व्यक्ति 50 वर्ष तक सैद्धांतिक और व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त कर लेता है उसे फिर शासक वर्ग में शामिल कर लिया जाता है। अब हम देखते हैं प्लेटो की शिक्षा प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है चरित्र निर्माण पर बल। प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य नागरिकों को अच्छे और सद्गुणी बनाकर उन्हें राज्य के प्रति निस्वार्थ सेवा की भावना जगाना है। प्लेटो शिक्षा को एक ऐसा विद्यात्मक साधन मानता है जो नागरिकों के चरित्र का निर्माण करती है। प्लेटो शिक्षा को ऐसा माध्यम मानता है जो लोगों को चरित्र का निर्माण करे, इसलिए इसमें चरित्र निर्माण पर बल दिया गया है। दूसरा है राज्य द्वारा नियंत्रित और अनिवार्य शिक्षा। प्लेटो ने जिस शिक्षा की व्यवस्था की है उसमें शिक्षा राज्य द्वारा नियंत्रित होगी और अनिवार्य होगी। व्यक्तिगत क्षेत्र में नहीं छोड़ना चाहता प्लेटो शिक्षा को, वह शिक्षा पर राज्य के नियंत्रण का पक्षधर है। और प्लेटो का कहना है कि शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक परिवार के लिए और प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, इसलिए उन्होंने शिक्षा को राज्य द्वारा नियंत्रित और अनिवार्य माना है। तीसरी विशेषता है कला और साहित्य पर नियंत्रण। प्लेटो काव्य और साहित्य पर कठोर नियंत्रण का पक्षधर है। प्लेटो का उद्देश्य है कि गंदे साहित्य का निर्माण रोका जाए। उसका उद्देश्य युवकों को बुरे रास्ते से हटाकर अच्छे रास्ते पर चलाना है ताकि वे अच्छे नागरिक बन सकें। इसलिए प्लेटो गंदे साहित्य और कला पर नियंत्रण रखता है।
नेक्स्ट है स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा। प्लेटो की जो शिक्षा योजना है वो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही है। प्लेटो का कहना था कि स्त्रियां भी राज्य को शक्तिशाली बनाने में योगदान दे सकती हैं, इसलिए स्त्रियों को भी शिक्षित करना जरूरी है। इसलिए उन्होंने स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था की। नेक्स्ट, सर्वांगीण विकास पर बल। प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली है वो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों ही पक्षों के पूर्ण विकास पर बल देती है। इसलिए प्लेटो की शिक्षा योजना व्यक्ति के प्रत्येक सद्गुण को विकसित करने का प्रयास करती है, सर्वांगीण विकास पर बल देती है। नेक्स्ट है शिक्षा का पाठ्यक्रम आयु भेद और वर्ग भेद पर आधारित है। प्लेटो ने शिक्षा के दो भाग किए हैं, प्राथमिक और उच्च शिक्षा। दोनों सत्रों का आधार आयु और वर्ग भेद है। प्रारंभिक शिक्षा नौजवानों के लिए और उच्च शिक्षा प्रौढ़ अवस्था का प्रशिक्षण है और शासक वर्ग का भी। इसमें गणित, तर्क, दर्शन, विज्ञान का ज्ञान दिया जाता है। तो आयु और वर्ग के आधार पर ही शिक्षा का पाठ्यक्रम निश्चित किया गया है। नेक्स्ट है प्लेटो की शिक्षा में सीखने की प्रक्रिया सरल से जटिल की ओर है। प्लेटो ने जिस शिक्षा व्यवस्था की है, शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था की है, उसमें पाठ्यक्रम सरलता से जटिलता की ओर आगे बढ़ता है। शिक्षा के प्रारंभिक स्तर पर संगीत, साहित्य, व्यायाम आदि सरल विषय पढ़ाए जाते हैं, लेकिन 20 वर्ष के बाद गणित, विज्ञान, कुछ जटिल विषय और अंत में 30 वर्ष के बाद द्वंद्व और दर्शन का ज्ञान दिया जाता है। तो जो प्लेटो की शिक्षा है वो सरल से जटिल की ओर चलती है। नेक्स्ट है शिक्षा आजीवन प्रक्रिया है। प्लेटो ने शिक्षा को जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया माना है। 35 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक मनुष्य दार्शनिक और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करता है और उससे पहले सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करता है और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही अंतिम सत्य की खोज करता है। इसलिए यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। 35 साल तक सैद्धांतिक ज्ञान और 35 के बाद 50 साल तक व्यवहारिक ज्ञान। तो इस प्रकार शिक्षा जो है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ये थी प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं। अब हम देखते हैं कि आलोचकों ने प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की क्या क्या आलोचनाएं की हैं। सबसे पहले है शिक्षा मात्र अभिभावक वर्ग के लिए ही है। प्लेटो शिक्षा को महान वस्तु मानता है और उसे आदर्श राज्य का आधार भी बताता है, लेकिन उसने समस्त नागरिकों के लिए शिक्षा का प्रबंधन न करके केवल अभिभावक वर्ग, जिसमें सैनिक और दार्शनिक वर्ग शामिल है, उनके लिए ही शिक्षा की योजना प्रस्तुत की है। इसमें उपभोक्ता वर्ग को शामिल नहीं किया गया, उत्पादक वर्ग को शामिल नहीं किया गया, केवल सैनिक और दार्शनिक वर्ग को ही शामिल किया गया। इस प्रकार उसकी शिक्षा योजना कुलीन तंत्रवादी है, जिसे आधुनिक दृष्टि से अप्रजातंत्रिक कहा जाएगा। इसलिए प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की आलोचना की गई है। दूसरा है डॉक्टर और वकीलों का बहिष्कार किया है। प्लेटो ने अपने राज्य से डॉक्टरों और सभी अदालती संस्थाओं का बहिष्कार किया। वो कैसे? क्योंकि उनका कहना है कि व्यायाम और संगीत के प्रशिक्षण से ही नागरिक के शरीर और मन दोनों स्वस्थ रह सकते हैं। व्यायाम से शरीर और संगीत से मन दोनों को स्वस्थ रखा जा सकता है और इस प्रकार शारीरिक और मानसिक रोगों के होने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। और ऐसे में गुंजाइश नहीं रहेगी तो डॉक्टरों और वकीलों का कोई काम नहीं होगा। इसलिए प्लेटो ने अपने शिक्षा सिद्धांत में डॉक्टरों और वकीलों का बहिष्कार कर दिया। आलोचकों का कहना है कि प्लेटो ने अपनी शिक्षा प्रणाली पर ही भरोसा किया है, डॉक्टरों और वकीलों पर नहीं। इसलिए प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत आलोचकों का शिकार हुआ है। तीसरा है कला और साहित्य पर कठोर नियंत्रण है। प्लेटो ने कला और साहित्य पर कठोर नियंत्रण लगा रखा है, लेकिन काव्य और साहित्य पर कठोर नियंत्रण लगाना उचित नहीं होता, क्योंकि कला और साहित्य ऐसे विषय हैं जो स्वतंत्र वातावरण में ही फलते फूलते हैं। प्लेटो का कला और साहित्य पर नियंत्रण लगाना पूरी तरह से गलत है और इसलिए प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत आलोचनाओं का शिकार हुआ। नेक्स्ट है शिक्षा क्रम लंबा है और खर्चीला है। प्लेटो ने शिक्षा का क्रम इतना लंबा और खर्चीला बना दिया है कि इसको धनी वर्ग ही ग्रहण कर सकता है। प्लेटो शिक्षा को आजीवन चलने वाली प्रक्रिया मानता है, इसलिए प्लेटो की जो शिक्षा है उसका क्रम बहुत लंबा है और इतने साल तक कोई शिक्षा ग्रहण करेगा तो खर्च भी ज़्यादा ही आएगा। इसलिए प्लेटो का शिक्षा क्रम खर्चीला भी है और साथ ही साथ बहुत लंबा भी है। इसको निर्धन वर्ग तो ग्रहण कर ही नहीं सकता, केवल धनी वर्ग ही ये शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। 35 साल तक लगातार अध्ययन करने से ज्ञान का उत्साह भी कम हो जाता है और लोगों में इसके प्रति आकर्षण भी खत्म हो जाता है, क्योंकि इतने साल तक हम एक ही चीज़ को करते रहेंगे तो उत्साह कम होना तो जायज़ ही है और आकर्षण खत्म हो जाएगा। यह राज्य की व्यक्ति के ऊपर जबरदस्ती थोपी गई इच्छा है, क्योंकि प्लेटो ने अपनी शिक्षा व्यवस्था को अनिवार्य भी माना है। इसलिए ये कह सकते हैं कि व्यक्ति के ऊपर जबरदस्ती से थोपी गई इच्छा है ये। इसलिए प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत आलोचकों की आलोचनाओं का शिकार हुआ।
नेक्स्ट है तकनीकी शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में तकनीकी शिक्षा का कोई महत्व नहीं दिया है, जो कि आज के औद्योगिक और तकनीकी विकास के लिए आवश्यक है। आज के टाइम में तकनीकी शिक्षा के बिना शिक्षा का कोई महत्व ही नहीं रहता। तकनीकी विकास के बिना किसी भी राज्य का आर्थिक विकास हो ही नहीं सकता। इसलिए तकनीकी शिक्षा को कोई महत्व ना देकर प्लेटो ने अपने शिक्षा सिद्धांत को आलोचनाओं का शिकार बनाया। नेक्स्ट है व्यक्ति का स्वतंत्र विकास नहीं। प्लेटो ने व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास राज्य के हित के अनुकूल किया है। प्लेटो ने राज्य के हितों पर व्यक्ति के हितों की बलि चढ़ाकर व्यक्ति के व्यक्तित्व की स्वतंत्रता पर ध्यान नहीं दिया है। प्लेटो ने व्यक्ति के स्वतंत्र विकास की बात नहीं की है, क्योंकि प्लेटो ने राज्य के हितों को ही व्यक्ति के हितों से ऊपर माना है। इसलिए व्यक्ति के जो हित हैं उनकी बलि चढ़ा दी है प्लेटो ने, जिसके कारण व्यक्ति की स्वतंत्रता पर ध्यान नहीं दिया और व्यक्ति का स्वतंत्र विकास नहीं हो सकता प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था में। इसलिए प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत आलोचनाओं का शिकार हुआ। इतनी आलोचनाओं के बावजूद भी प्लेटो के सिद्धांत का कोई ना कोई महत्व तो है ही। प्लेटो के सिद्धांत की आलोचनाएं हुई, लेकिन फिर भी इसका बहुत महत्व है। सबसे पहला महत्व है, प्लेटो ऐसा पहला चिंतक है जिन्होंने ये बताया कि शिक्षा का संबंध केवल जीवन के एक निश्चित काल से नहीं होता, बल्कि समस्त जीवन से होता है। शिक्षा जो है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा बताने वाला पहला चिंतक प्लेटो ही है। दूसरा, प्लेटो उचित आयु के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था करता है। अपनी आयु और वर्ग के अनुसार ही शिक्षा ले सकते हैं, तो इसकी व्यवस्था आयु और वर्ग के अनुसार उचित शिक्षा की व्यवस्था प्लेटो ने ही की है। थर्ड है, प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य शरीर और मस्तिष्क दोनों का ही विकास करना है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा सिद्धांत में जो शिक्षा बताई है उसमें व्यक्ति के शरीर और मस्तिष्क दोनों का ही विकास होता है। फोर्थ है, प्लेटो का प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को अनिवार्य मानना आज के राज्यों में भी पाया जाता है। ये प्लेटो के सिद्धांत का ही अनुसरण है। प्लेटो ने जो प्राथमिक शिक्षा है उसको अनिवार्य माना गया है, जो कि आज के टाइम में भी पाया जाता है। हमारे देश में भी प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य घोषित किया गया है। हमारे मौलिक अधिकारों में भी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा और मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो प्लेटो ने भी अनिवार्य व्यवस्था शिक्षा की थी, जो कि आज के राज्यों में भी पाई जाती है। आज के राज्यों में शिक्षा का अनिवार्य रूप से पाया जाना प्लेटो के सिद्धांत का ही अनुसरण है। इसलिए प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का भी महत्व है। तो आज की क्लास में हमने प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में जाना, उसकी विशेषताएं, आलोचनाएं और महत्व के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।